नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज पेपर नंबर 66 करने वाले हैं। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला, मुगल शासक बाबर फरगना का राजा बनता है, सुल्तान बनता है, वो कब बनता है? तो उसकी उम्र जो होती है 12 साल। यहाँ पे उम्र दी गई है और एज दी गई है और ईयर पूछा गया है कि फरगना का शासक कब बनता है। तो ये बनता है 1494 में। ठीक है, बाबर। अब बाबर की बात ढंग से सुनते हैं और बाबर को हम ढंग से देखते हैं। तो देखिए, आइए देखिए भाई, बाबर के बाद जो मुगलिया सल्तनत में वो व्यक्ति जो आया वो था हुमायूं। ठीक है, तो बाबर ने भारत में नींव रखी थी बच्चों। खानवा युद्ध में नींव रखी जाती है मुगलिया सल्तनत की। मुगल सल्तनत की ये क्या करता है, नींव रखता है भारत के अंदर। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया फरगना के बारे में, और फरगना का जो राजा बना ये 12 साल की उम्र में बनता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसके जो माता पिता होते हैं, पिता जो होते हैं वो तैमूर परिवार या तैमूर राजवंश से होते हैं। माँ जो होती है वो चंगेज खान परिवार से होती है, चंगेज। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। माता पिता की तरफ से तो ये तैमूर की साइड से होते हैं और माता की तरफ से होते हैं चंगेज। दोनों ही डायनेस्टी बहुत बड़ी होती है, वहाँ से इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो प्रारंभ होता है। दूसरी बात, मुगलिया सल्तनत की भारत में नींव डालते हैं और खानवा युद्ध महाराणा सांगा को हराकर, खानवा के युद्ध में किसको हराते हैं? महाराणा सांगा को ये हराते हैं। उसके बाद ये कंटिन्यू राज में रहते हैं और 1530 बहुत इंपॉर्टेंट डेट आती है। 1530 के बाद जिसको राजा बनाया जाता है वो राजा होता है बच्चों हुमायूं। मतलब कि मेरा कहने का मतलब आपसे इतना सा है कि बाबर के बाद जिसे राजा बनाया जाता है वो हुमायूं होता है। यानी कि सुल्तान की गद्दी पर जो बैठने वाला उत्तराधिकारी होता है वो उत्तराधिकारी कौन होता है? बाबर के बाद हुमायूं होता है। हुमायूं के बाद बैठता है अकबर गद्दी पर। अकबर जो गद्दी पे बैठता है वो ईयर होता है 1556। 1556 में हुमायूं की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, इसका जो मकबरा है हुमायूं का जो बनवाया था वो किसने बनवाया था? हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। ये बात आप लोग बहुत, इसके मकबरे से टॉम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की माँ थी ये। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अकबर। ठीक है, अकबर 1556 में राजा बनता है और 1605 में इसकी डेथ हो जाती है। 1605 में जो राजा बनता है वो उस व्यक्ति का नाम था जहांगीर। कौन होता है बच्चों? जहांगीर होता है। जहांगीर के बाद शाहजहां राजा बनता है। कौन बनता है बच्चों? राजा शाहजहां बनता है। ये बात भी ध्यान रखना। और शाहजहां के बाद सबसे पावरफुल आखिरी राजा जो होता है वो होता है सुल्तान, जो होता है औरंगजेब होता है। ये मुगलिया सल्तनत की कहानी होती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ से ध्यान रखना, हमीदा बानो बेगम जो है उनका इंपॉर्टेंट रोल है इस मुगलिया सल्तनत के अंदर। मुगलिया सल्तनत की जो स्थापना करते हुए बाबर होता है, बाबर के बाद हुमायूं। जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी जो जनरेशन चलती चली जाती है उनके बारे में आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे एक और बात यहाँ से याद रखना, जहांगीर के समय को पेंटिंग का स्वर्ण काल कहा जाता है। पेंटिंग का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल, यानी गोल्डन समय कहा जाता है, स्वर्ण काल। ठीक है ना। और दूसरे शाहजहां के समय को कहा जाता है स्थापत्य कला का। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो जाएगा यहां से ए। और इंपॉर्टेंट डेट और क्या पूछ ली जाती है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, एक डेट है यहां से 1542, उससे भी इंपॉर्टेंट है 1540। 1540 में क्या होता है बच्चों? अकबर और महाराणा प्रताप। 1540 में जो जन्म होता है वो तो होता है महाराणा प्रताप का। किसका जन्म होता है? महाराणा प्रताप का। 1542 में जो जन्म होता है वो होता है जलाल का। जलाल बोले तो अकबर का। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। 1597 में महाराणा प्रताप की डेथ हो जाती है बच्चों। और 1605 में जिसकी व्यक्ति की मृत्यु होती है वो कौन होता है? अकबर होता है। ठीक है जी, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। OSC यानी कि वन स्टॉप सेंटर स्कीम फॉर वुमेन इज फंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? फंड किसके द्वारा की जाती है? ये हमसे पूछा जा रहा है। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित की जाती है? पैसा किसके थ्रू लगाया जाता है? जैसे मैंने कहा वन स्टॉप सेंटर OSC। ठीक है, ये महिलाओं के लिए है पर्टिकुलरली। ये बात आप लोग फीमेल्स के लिए है, महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए यह योजना जो प्रारंभ होती है वो 1 अप्रैल 2015 को होती है। इस योजना का अन्य नाम जो है वो है सखी योजना। इस योजना का अन्य नाम क्या है? सखी योजना। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि सखी योजना का
प्रारंभ या शुभारंभ कब हुआ था, तो इसका शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1945, 1 अप्रैल 2015 को, 45 नहीं, ठीक है, माइंड में दूसरा डाटा रह गया। 1 अप्रैल 2015 को इसकी स्थापना होती है। इसको जो फंड करता है वो निर्भया फंड करता है। कौन सा फंड करता है बच्चों? निर्भया फंड। तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारे क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। पिछले वाले का आंसर कर चुका हूं, इसका भी ए आंसर है। लियो टॉलस्टॉय को उनके लिए जाना जाता है। मतलब लियो टॉलस्टॉय कौन होते हैं? तो लियो टॉलस्टॉय बहुत बड़े नोवेल हैं, उपन्यासकार हैं बच्चों, बहुत बड़े। तो इनके बारे में ये बात याद रखना, उपन्यासकार। ठीक है, यानी कि उपन्यासों, नोवेल्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? जैसे कि आपने बहुत जो नाम सुने होंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, संतूर। संतूर से जो रिलेटेड है उन्हें हुआ है शिव कुमार शर्मा जी, शिव कुमार शर्मा। कौन है बच्चों? शिव कुमार शर्मा। ठीक है, संतूर वादक है और बहुत बड़े संतूर वादक है। इनका एग्जाम में हर एक शिफ्ट में तो नहीं, लेकिन कोई ना कोई किसी न किसी एग्जाम में इनसे रिलेटेड कहानियां पूछ ही लिया जाता है। और दूसरा पॉइंट पूछा जाता है कि वाद्य यंत्र से रिलेटेड कैसे पूछा जाता है कि शिव कुमार जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया जाकिर हुसैन से रिलेटेड। जैसे एक और नाम आता है, बहुत प्रसिद्ध नाम है, हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, वो क्या करते हैं बच्चों? बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक और है शहनाई वादक, बिस्मिल्लाह खान। तो कुछ पॉपुलर नाम है बच्चों, इनके बारे में आप ध्यान रखना। जैसे कि आपसे पूछे तबला वादक में बिरजू महाराज का भी नाम आता है, कथक करने में भी नाम आता है इनका, बिरजू महाराज। और नृत्य भी करते हैं ये कथक। कौन सा नृत्य करते हैं बालों को? ये कथक नृत्य करते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हमसे जाकिर हुसैन के बारे में पूछा गया। जाकिर हुसैन जो फेमस है, किसके लिए फेमस है? तबला वादन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है बच्चों? तबला वादन के लिए ये फेमस है। ये एक बात ध्यान रखना। हाल ही में 2024 में इनकी मृत्यु हो चुकी है, ये बात भी हमें ध्यान रखना। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई है बच्चों। ये बातें हमें यहाँ से ध्यान रखनी। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो वो ले सकते हो। ठीक है, आइए दो चीज़ें उनके बारे में बताता हूँ, 1988 और 2002 और 2002, ये इंपॉर्टेंट है। एक आता है 2024 नहीं 23। ठीक है, इनके बारे में क्या है? इनको 1988 में, मैं जाकिर हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ, पद्मश्री मिलता है। कौन सा पुरस्कार मिलता है बच्चों? पद्मश्री मिलता है। ठीक है, फिर 2002 में चलते हैं तो पद्म भूषण मिलता है। कौन सा पुरस्कार मिलता है इनको? पद्म भूषण मिलता है। और 2023 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। पद्म विभूषण, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तीनों ये आपको टाइम एरा जो हैं ये याद रखने वालों को, ये सारे के सारे टाइम एरा आपको क्या करने हैं? ये याद रखने हैं यहाँ से। ठीक है, बात समझ में? आप इस चीज़ का सभी का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है? जैसे ही कंप्यूटर की जनरेशन आई तो धीरे धीरे कौन सी जनरेशन में क्या कार्य हुए, पहले में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरे, ऐसे ही इन ऑप्शनों में से पूछा जा रहा है कि दूसरी पीढ़ी में कौन सा काम हुआ था। तो दूसरी जनरेशन में काम हुआ था हनीवेल 400 पर। ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान में रखनी है बच्चों। क्या याद रखना? हनीवेल 400। ठीक है, याद रख लोगे क्या? चलिए आगे चलते हैं। 1960 में आया था सेकंड जनरेशन, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 1960 सेकंड जनरेशन। द्वितीय पीढ़ी। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे चलते हैं। व्यय विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद गायन व्यंजक में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था द्वारा आयात पर किए गए कुल व्यय को दर्शाता? आयात पर जो व्यय किया गया वो कौन सा इनमें से है जो ये सिंबल्स दे रखे हैं उसमें से दर्शाता? जैसे सी का मतलब होता है कंजप्शन, खपत। सी का मतलब क्या होता है बच्चों? कंजप्शन, यानी कि खपत। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? खपत बोलते हैं। इतनी सी बात समझ में। अब चलते हैं आई पर। आई का मतलब है बच्चों इन्वेस्टमेंट।
आई का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, निवेश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, निवेश बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इसमें आता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर भी अपन किसकी बात करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस की बात करेंगे। तो सरकारी व्यय, सरकारी व्यय, इतनी सी बात समझ में। अब एक्स पे चलते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट, इसका मतलब क्या होता है, निर्यात। अब आगे चलते हैं एम पर, तो एम का मतलब होता है बच्चों इंपोर्ट, यानी कि आयात। तो हमसे आयात के बारे में पूछा जा रहा है कि आयात को कौन डिनोट कर रहा है, तो आयात को कौन डिनोट कर रहा है बच्चों, देखिए एम करता है। कौन करता है बच्चों, एम करता है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी थी, यह बात अपन को क्या रखनी थी बच्चों, यहाँ से याद रखनी थी। ये सारी चीजें आप यहाँ से आज से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है, सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं। पहले बात करते हैं कि सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। जैसे मैंने कहा ये अर्थ है, सॉरी ये पृथ्वी वो सन है, ठीक है, ये अपनी अर्थ है, ये क्या है बच्चों, अर्थ है, और बीच में आ जाता है अपना मून, और बीच में कौन आ जाता है बच्चों, मून, मून आ जाता है, बीच में कौन आता है, मून आता है। तो ये जो सीधी आएंगी तो ये रोक लेगा, मतलब कि हम यहां से जब देखेंगे तो हमें सन दिखाई नहीं देगा, हमें सन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसको तो हम बोलेंगे हम पृथ्वी यानी कि अर्थ, इसको चंद्रमा यानी कि मून, और इसको बोलेंगे हम सूर्य यानी कि सन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, सारे बच्चे ध्यान रखोगे, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इनमें से जो टाइप है, जो कौन कौन से टाइप सूर्य ग्रहण के हैं। तो पहला है आंशिक, बिल्कुल सही है, दूसरा है पूर्ण, ये भी सही है, और वलयाकार, ये भी सही है। तो खंड छाया युक्त जो होता है एक्चुअली में चंद्र ग्रहण का प्रकार होता है। ये किसका प्रकार होता है, चंद्र ग्रहण का, मून एक्लिप्स का होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा, और बाकी के 3 ऑप्शन दे रखे हैं वो सूर्य से ही रिलेटेड है। चलिए साहब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है। तो असंपर्क बल का मतलब होता है किसी के द्वारा लगाया गया बल। असंपर्क बल का मतलब क्या होता है, किसी के द्वारा लगाया गया बल, किसी के द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल, ठीक है। अब ध्यान से देख, गुरुत्वाकर्षण लगाया नहीं जाता बल्कि ये स्वयं लगता है, स्वयं कार्य कर रहा होता है। सेम कहानी चुंबकीय होती है, सेम कहानी होती है स्थिर वैद्युतिक की, और घर्षण जो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी के द्वारा लगाया जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2027 ओडीआई विश्व कप के लिए मेजबानों में से एक नहीं है। मतलब कि आईसीसी 2027 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसकी होस्ट कंट्री कौन कौन सी है। वर्ल्ड कप होस्ट कंट्री हमसे नहीं है, ये पूछा गया है, लेकिन है कौन सी, मैं पहले उसकी बात करते हैं। तो इस बार जो रहेंगी 2027 में होस्ट कंट्री रहेगी जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। तो कौन सी नहीं है वालों को, ये बात ध्यान रखना, केन्या। तो 3 ऑप्शन तो यस में है और एक आंसर क्या कर रहा है, हमें मना कर रहा है, यानी कि केन्या। ये बात हमें समझनी होगी, ये बात हमें क्या होगी बच्चों, समझनी होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी सी बात। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात, पहले ऑप्शनों को समझते हैं। जैसे मैंने कहा तापी, नर्मदा, गोदावरी। तो गोदावरी इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये त्र्यंबकेश्वर, ये महाराष्ट्र से निकलती है और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नॉर्थ भारत की तो आप जानते हो, नॉर्थ इंडिया की तो जानते हो, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की गंगा तो गंगा ही है, गंगा। इसकी टोटल हाइट है, वो लंबाई है, हाइट की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। अब दूसरी चलते हैं साउथ इंडिया की गंगा यानी कि गोदावरी। साउथ इंडिया गंगा, जिसका नाम क्या वालों को, गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है,
महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। टोटल इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है? 1465 किलोमीटर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। दक्षिण की गंगा कहा जाता है इसे। कहाँ का क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं नर्मदा की तरफ। नर्मदा एमपी से निकलती है और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। एमपी से निकलती है और अमरकंटक पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, यही वो जगह है, वो वही क्वेश्चन है, वो आंसर है जिसको अपन ढूंढ रहे हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा पर है। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। और तापी जो नदी निकलती है वो सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान रखनी है रिवर से रिलेटेड। और धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन MS Word 365 में एक मान्य फाइल प्रारूप नहीं है? तो ये .dcp नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? .dcp इसका आंसर नहीं है। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान में रखें। 36 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी आंसर हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन से हम पहले ही परिचित हो चुके हैं। श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है। संगीत वाद्य यंत्र के क्या है? प्रसिद्ध वादक हैं। तो वो कौन सा वादक यंत्र बजाते हैं? तो वो है शहनाई। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब मैं बात कर रहे हैं अपन बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में एक बात ध्यान रखना आप लोग। बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत के 4 सिविलियन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। जैसे पहला भारत रत्न, सर्वोच्च जो पुरस्कार है उसका क्या नाम है बच्चों? भारत रत्न। इससे भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, पहली बात। दूसरा पॉइंट जो आता है वो दूसरा पॉइंट क्या आता है? भारत रत्न के अलावा पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण। आगे देखिए, पद्म विभूषण के अलावा पद्म भूषण। अगला जो है पद्मश्री। चारों के चारों जो सिविलियन भारत के अवार्ड है उन सभी से सम्मानित किया जा चुका है बिस्मिल्लाह खान साहब को। अभी हमने बात की तबला के लिए जाकिर हुसैन। और वीणा मैन सरस्वती माँ। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपनी प्रतिमान के रूप में प्रशासन व्यवस्था को अपनाया। मतलब कि अकबर जब राजा बनता है, अकबर राजा कब बनता है? 1556 में राजा बनता है। जब राजा बनता है तो किसको अपना आदर्श मानता है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर। तो टोडरमल की सहायता से कौन सा व्यक्ति काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। शेर शाह सूरी को इनके रूल्स रेगुलेशन है वो अपनाते हैं। किसके रूल्स रेगुलेशन अपनाते हैं भाई साहब? अकबर साहब शेर शाह सूरी के रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाते हैं। शेर शाह सूरी का जो ओरिजिनल नाम होता है बच्चों फरीद खान होता है और इनका जन्म सासाराम बिहार में होता है। यानी कि शेर शाह सूरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। शेर शाह सूरी साहब क्या है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। देखिए शेर शाह सूरी, इनका जो ओरिजिनल नेम है क्या नाम है? ओरिजिनल जो नेम है वो क्या है? फरीद खान। फरीद खान वास्तविक जो नाम है इनका क्या है? फरीद खान। इसका जो जन्म होता है बर्थ प्लेस है बिहार, सासाराम। सासाराम बिहार है। इन्हें शेर खान की उपाधि से भी नवाजा जाता है। शेर खान, इन्होंने शेर खान से लड़ाई की थी तो शेर खान की उपाधि से इन्हें नवाजा गया था और शेर खान के रूप में इसे हम जानते हैं। ठीक है, तो शेर शाह सूरी, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अकबर, ठीक है, अकबर से पूछा गया कि भाई अकबर के बारे में पूछा गया है तो अकबर राजा कब बना? तो मैंने हाल ही में आपसे डिस्कस किया था 1556 में राजा बनता है। कब बनता है? 1556। इसकी डेथ कब होती है? अकबर की डेथ की बात कर रहे हैं। अकबर ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो अकबर है। तो अकबर की डेथ होती है 1605 में। ठीक है, अब यहाँ से आपने बर्थ भी पूछा जा सकता है तो बर्थ भी आप याद रख लीजिए 1542। हाल ही में अब ये सारी चीज़ें डिस्कस किए, ज़्यादा नहीं करेंगे अपन। प्रीवियस एक क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, मोहम्मद तुगलक, चंगेज़ खान, अलाउद्दीन खिलजी, ये सारे सब परिचित हो। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना या मैं ही बता देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या होता है? बचपन से मतलब वास्तविक नाम क्या होता है? अली गुरशप। वास्तविक नाम
अली गुरसप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी किए जाने की तिथि से कितने दिनों के लिए अवैध होते हैं? मतलब कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या होते हैं, पहली बात तो यही क्वेश्चन आता है। देखो, ये एसबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं, ये बॉन्ड जो होते हैं एसबीआई बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर करो, कौन जारी करता है? एसबीआई बैंक ही जारी कर सकती है। अब एसबीआई बैंक ही जारी कर सकती है, किन को करती है? राजनेता या राजनीतिक पार्टियों को, राजनेता, व्यापारी या राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक पार्टी को। क्यों करती है? ये जो राजनेता है या व्यापारी हैं अपनी राजनीतिक पार्टी को क्या देना चाहते हैं? डोनेशन देने के लिए, कैश के अवैध उपयोग को रोकने के लिए ये सारे कार्य होते हैं। ठीक है, डोनेशन देने के लिए, कैश के ट्रांजैक्शन को कम करने के लिए, कैश ट्रांजैक्शन कम करने के लिए। ठीक है, जैसे एसबीआई जारी करती है, इसको एक बात ध्यान रखना, जैसी एसबीआई जारी करती है उसके 15 दिन के अंदर, 15 डेज में अगर आपने उनको काम ले लिया तो ठीक, नहीं तो बाद में वो अवैध हो जाते हैं। 15 डेज बाद में क्या हो जाते हैं? वो अवैध हो जाते हैं। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी किए जाने की तिथि से कितने दिनों बाद वैध हो, कितने दिनों तक वैध होते हैं? तो 15 दिनों तक वैध रहते हैं, लेकिन 15 दिनों के बाद वो अवैध हो जाते हैं। 15 दिनों के बाद क्या हो जाते हैं? वो अवैध हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? तो ये है मर्केंटिया। क्या है? मर्चेंटिया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु के सबसे ऊंचा शिखर है? तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर, ये हमसे पूछा जा रहा है, ये है डोडा बेटा। ठीक है, अब नंदा देवी ऑप्शन में आई है, तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जैसे अपन एक पहले वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड में सबसे पीक कौन सी है वर्ल्ड की? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, अब ये तो रही वर्ल्ड की बात। अब इंडिया पे आते हैं, एक है K2, एक है गॉडविन ऑस्टिन, और एक कौन सी आती है बच्चों? नंदा देवी। भारत में ये विवाद वाले क्षेत्र में है ये, और इस वजह से हम कौन सी मानते हैं? दूसरी। भारत में पूर्णतः जो है नंदा देवी को माना जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, नंदा देवी। अन्नमुडी, अन्नमुडी कहाँ पर है सर? केरल में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि अन्नमुडी जो है वो कहाँ पर है बच्चों। ये बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है या नहीं है? ठीक है साहब, आगे चल सकते हैं। आपसे पूछ लेगा भैया कि महेंद्रगिरी कहाँ पे? तो ओडिशा में। ये बात आप ध्यान रखना, डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी का पार्ट है। चलिए, ये नीलगिरी का पार्ट है। ये पूछ ही ले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं बताना आपको माइंड से निकल गया, तो अब ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस जो मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 12 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 12 जुलाई को मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, याद रखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 12 जुलाई हो जाएगा। चलिए, Who has been appointed as the first woman Director General of the Railway Protection Force? तो ये हैं सोनाली मिश्रा। कौन है बच्चों? सोनाली मिश्रा को हाल ही में चुना गया है। ठीक है, बी आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा। प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो ये राज्यपालों की लिस्ट पूछी गई है, तो ये जो नियुक्ति है वो हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त हुए। तो आपसे पूछ लिया जाएगा भैया पंजाब के जो गवर्नर साहब हैं उनका बता दो हमें। तो वो हैं गुलाब चंद कटारिया। गुलाब इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपसे पूछ लेगा गुजरात का, तो देवव्रत, आचार्य देवव्रत। ये तो थे भैया पंजाब के। अभी जो हाल ही मैंने लिखे वो कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब कहाँ के हैं गवर्नर साहब? गुजरात के रहने वाले नहीं, मतलब गुजरात के हैं अभी वो। ये बात आप लोग यहाँ से 19वां राज्यपाल हरियाणा के चुने गए। ठीक है, और हिमाचल के कौन है? शिव प्रकाश है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट, और हरियाणा के कौन चुने गए?
आसिम कुमार, ये 19 में चुने गए आसिम कुमार घोष। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया है, जिसने नशा मुक्त युवा पहल का शुभारंभ किया है बच्चों? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया है वाराणसी, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, आध्यात्मिक राजधानी हमारे भारत देश की, भारत की आध्यात्मिक राजधानी यानी कि स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है शहर है? वाराणसी। ठीक है, बनारस यानी कि वाराणसी। लोकसभा में उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये 17 लोगों को किया गया भैया। किसको किया गया है? 17 लोगों को किया गया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आंसर इज डी। अब कुछ ऑप्शनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक कर्तव्य नहीं, ये 300A के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? 300A के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब ये आंसर गलत है। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया जाता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर कर देंगे यहाँ से बी। ठीक है, ओनली बी आंसर यहाँ से सही है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें यह बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, यानी कि सही के बारे में हमें विचार करना है कि भैया कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो नहीं बताना, हमें सिर्फ सही के बारे में बात करनी है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही, इसे भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले भी इस पॉइंट को डिस्कस किया है कि पार्लियामेंट के 2 पार्ट हैं, एक को बोलते हैं हम लोकसभा, ठीक है, इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, और इसको निम्न सदन भी बोलते हैं हम। ठीक है, अब आइए राज्यसभा पर। इसको बच्चों ध्यान रखिएगा, अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है ना। उच्च सदन बोलते हैं। तो इसे उच्च सदन को भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, 1/3 जो मेंबर होते हैं हर 2 साल में आ जाते हैं नए, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उच्च सदन यानी कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है, बिल्कुल नहीं, 5 वर्षों के लिए होता है। तो हमारा आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जीडीपी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। जीडीपी किसी देश के भीतर ही एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का मापता है। बिल्कुल करेक्ट बात कही है इन्होंने बात क्या कही है? जैसे मैं इस मैप से आप समझिएगा, इस मैंने मैप, भारत के अंदर जो भी इनकम हो रही है बच्चों, भारत के अंदर जो भी इनकी टेरिटरीज के अंदर इनकम जो हो रही है, इसे हम जीडीपी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बालकों? जीडीपी बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीडीपी बोलते हैं। बाहरी इनकम को जीडीपी में शामिल नहीं किए, ये शामिल नहीं होगी। सांकेतिक जीडीपी मुद्रास्फीति के लिए समायोजित होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये ऑप्शन गलत है, तो आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। यानी कि जीडीपी किसी भी भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई की स्थापना 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी, बिल्कुल सही बात है। आरबीआई की जो स्थापना होती है 1935 में होती है, 1934 अधिनियम के अनुसार। और 1937 में क्या किया जाता है? आरबीआई को मुंबई स्थानांतरित कर दिया जाता है कोलकाता से। ये बात भी अपनी सही है। तो दोनों ही ऑप्शन अपने क्या हो जाएंगे बच्चों? सही हो जाएंगे। तो सी आंसर आ जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ऐसे करके हमने अभी हाल ही में जो पेपर लगा है आपका, उसके मॉक टेस्ट का सोल्यूशन किया। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सब अपना ख्याल रखिए।